आप सीबीआई में थे, निठारी केस आपके पास कैसे आया, क्या एक्सपीरियंस था वो? निठारी केस में उससे पहले एंटी करप्शन देख रहा था दिल्ली का, और हमारे डायरेक्टर थे विजय शंकर साहब जो इसी काडर के थे, और उस टाइम में ये काफ़ी जो है वो चर्चा में आया था। तो उन्होंने कहा कि आप इसको देखो। तो फिर जो है वो स्पेशल क्राइम एक विंग होता है, 3 विंग होते हैं सीबीआई में, एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और स्पेशल क्राइम। तो इसका इंचार्ज मुझे बनाया और हमने जो है निठारी का केस प्रारंभ किया। और निठारी में जो है उस टाइम में जितने भी अलग अलग लोगों की किडनैपिंग हुई थी उनके लिए अलग केस रजिस्टर किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और 2 लोगों के खिलाफ जो एक लोगों के ये हुआ कि इसमें एक साइको टाइप का एक क्रिमिनल है जिसने मोस्टली सारे काम किए हैं और मालिक को पता नहीं है। मालिक का जितना अपराध था एक पर्टिकुलर केस में एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का, उस पर उसको चार्जशीट हुई और सारे कोर्ट्स ने जो है धीरे धीरे इसमें कुली को सजा दी। तो उसके बाद जो है वो कई केसेस में जो है उसकी अपील हुई, हाई कोर्ट ने भी सज़ा बहाल रखी, सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा बहाल रखी। उसके बाद उसके फांसी के लिए जल्लाद भी आ गया था। वो सडनली जो है वो एक लॉबी एक्टिव हुई और एक केस में जो है वो रिवर्सल हो गया उसका। और उसके बाद फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि इनको गलत सज़ा हुई है और फिर सारे केसेस में जो है एक स्पेशल रिव्यू पिटिशन लगवा के सारे केसेस में उनको छोड़ दिया गया। तो इसके बारे में कई जगह चर्चा हो चुकी है, बात हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को, सुरेंद्र कोहली और मुरिंदर पंदेर को छोड़ दिया। मुरिंदर पंडेर को हमने एक ही केस में चार्जशीट किया था, उस केस में उसको सज़ा मिली थी। बाकी केस में हमने ही नहीं चार्जशीट नहीं किया तो सज़ा तो देने का सवाल ही पता नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सुरेंद्र कोहली को ना हमने न सिर्फ चार्जशीट किया था, सभी कोर्टों ने सज़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा को बहाल रखा और फांसी का के लिए जल्लाद तक आ चुका था उसका, तब जाके एक पिटीशन फाइल की गई कि अभी फांसी को रोक दिया जाए। उसके बाद ये मामला पलटा। तो एक एविडेंस जो एक केस में सुप्रीम कोर्ट तक सज़ा बहाल रख सकता है, वही एविडेंस दूसरे केस में वो गलत हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो इसके अलावा इसका मतलब कोई प्रोफेशनल कोई दूसरा इशू है। क्या इशू आपको लगता होगा? मुझे जो लगता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि वो नॉर्मली क्या होता है ना कि इस फांसी की सज़ा बहुत सारे देशों में नहीं दी जाती है और बहुत सारे लॉबी होती है जो एंटी फांसी की सज़ा काम करती है। तो उसी में एक लॉबी जो है वो एक्टिव हुआ कि इस फांसी की सज़ा, जो पता चला कि एक आदमी को इतनी फांसी की सज़ा मिल गई, तो उसने वो लॉबी एक्टिव होके उसने इस पर काम करना शुरू किया कि और एक इस पर NGO काम करते हैं कि फांसी की सज़ा दुनिया से ख़त्म होनी चाहिए। उनका ये मानना है, सही भी हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ गलत होता है। उनका कहना है कि जब हमें जान देने का हक नहीं है तो जान लेने का हमें क्या हक है? कल मान लीजिए किसी को फांसी हो जाए और वो निर्दोष निकल जाए, तो फांसी की सज़ा में तो आप फिर उसको लाइफ वापस तो नहीं ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कूल है जो मानता है कि फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए और उसके लिए बहुत एक्टिवली काम करता है। कन्विक्शन है उसका, सही गलत जो भी है उसका कन्विक्शन। और उस कन्विक्शन के थ्रू उस लॉबी को पता चला है कि इस केस में इंडिया में इतने सारे फांसी हुए हैं और वो ग्रुप जो है आके उसने इसको अपना केस लड़ना सिखवाया, बताना सिखवाया। डिफेंस जो एक ही चीज़ बोलता था वो अपने डिफेंसेस करने लगा और वो उसने पूरी तरह से जो है वो इस ढंग से चीज़ों को पेश किया एज इफ कि एक गरीब आदमी को ज़बरदस्ती जो है पूरी एजेंसी ने मिल के और एक पंढेर को छोड़ दिया है और एक गरीब आदमी को जो है फांसी लटका दिया है। और उस चीज़ का उसको एक पूरा नैरेटिव बदल के उसने कर दिया। और उस टाइम में ऐसा होता है ना कि 18 साल बाद यदि आप कोई चीज़ को डिसाइड करते हैं तो सीबीआई के पास के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स समय पे देना करना, उसमें भी हो सकता है कि कुछ हुई ढिलाई हुई हो और होते हुए एक रिजल्ट आया। अच्छा, आपने एक पर्टिकुलर केस में छोड़ा जिसमें आप कन्विक्ट कर चुके हैं, उसमें भी आपने जो है वो एक स्पेशल पिटिशन लेके उसको भी रिवर्स किया, जो बहुत रेयर होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने लिए हुए निर्णय को, फांसी जैसे लिए हुए निर्णय को रिवर्स करे, ये बहुत रेयर होता है। तो हमें तो यही समझ में आता है कि इस टाइप की किसी लॉबी ने काम किया, क्योंकि 18 साल तक जो आदमी जेल में रहा, आप यदि एक मैट्रिक्स टाइप का बनाओ कि केस 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दी, इसमें भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सेशन कर दी, हाई कोर्ट ने मान लिया, हाई कोर्ट ने माने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। तो इतने सारे जज बैठे बेंचेज में, इतने सारे लोगों ने उस एविडेंस को सही माना और उसको सजा दे दिया। अब सडनली जो है वो 1-2 आदमी बैठते हैं और कहते हैं कि नहीं है ये, और उसको सुप्रीम कोर्ट मान लेती है। तो जिन लोगों ने सजा दी तो वो भी तो आप ही के जज थे ना, आप ही कोर्ट के जज थे। सुप्रीम कोर्ट तक के जज ने सजा दी, सजा बहाल रखी, फांसी तक हुआ, एकाएक कैसे रिवर्स हो गया? ये तो कोई पूछे ना। इसमें एक और दूसरा थ्योरी भी देते, मानव अंगों की तस्करी का भी मामला था क्या इसमें? नहीं, ऐसा कोर्ट ने कहा है कि इस एंगल को देखना चाहिए था, लेकिन इस एंगल को देखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मानव अंग का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है तो एक डोनर होता है और एक रिसीवर होता है। डोनर का भी जो हम अंग काटते हैं वो हॉस्पिटल में
सर्टेन कंडीशंस के अंदर में काट लेते हैं और उसको लेके एक सर्टेन कंडीशन में प्रिजर्व किया जाता है और तुरंत जो है कुछ समय के अंदर में उसको लगाना पड़ता है, और वो भी एक हॉस्पिटल में ही लग सकता है। ये कोई बकरी और उसका नहीं है कि आपने काट लिया और जाके वहाँ पे सी दिया। तो जिस ढंग से ये अपराध हुए थे उस ढंग से तो कैसे जो है वो इसमें मानव अंग की तस्करी कैसे हो सकती थी, जब तक कि जिस आदमी को काटा है उसको हॉस्पिटल में ना काटा हो, उसके ऑर्गन को प्रिजर्व नहीं किया हो। और आप यदि लिस्ट देखिए, बाद में सारे लिस्ट अभी टीवी चैनल ने दिखाया था कि हमने जब पूरे नाले को छान मारा तो उसमें सारे अंग मौजूद थे, लीवर भी था, किडनी भी था, सारा मौजूद था, सब में टिक लगा हुआ है, वो जो रिसीविंग है उसमें सब लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ मौजूद थे। तो कैसे ऑर्गन ट्रेड किया जाता? आपको छोड़ना है तो आप कोई एंगल दे सकते हैं उसमें दे दीजिए, लेकिन सामान्य कॉमन सेंस के हिसाब से कैसे हो सकता ऑर्गन ट्रेड, जबकि ऑर्गन थे भी और ऑर्गन को बेचने का ये तरीका नहीं हो सकता।